साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस की क्लास की बात करूंगा और इसमें विद्युत व स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूंगा। इस तरह से विद्युत का ये दूसरा एक तरह से पार्ट होगा। इसके पहले सातवीं जो क्लास थी वो भी विद्युत से संबंधित थी, इलेक्ट्रिसिटी से, और ये दूसरी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इसको दो पार्ट में रखा गया है और आशा है कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी, खासतौर से आरआरबी की इस ग्रुप डी की परीक्षा जो कि 2025 में होगी। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और कभी न कभी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जहाँ तक कंटेंट की बात करेंगे तो इसमें विद्युत आवेश की बात होगी, कैथोड एनोड क्या है, एलसीडी एलईडी क्या है, गैल्वेनोमीटर, सेल व बैटरी की बात होगी, क्यूरी ताप क्या है, इसके पहले आपने परम ताप पढ़ा था, बल्ब का तंतु क्या है, इससे संबंधित प्रश्न खूब आते हैं, चुंबकीय क्षण है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या हैं और अवगाद्रो का नियम क्या है, इससे संबंधित सारे प्रश्न होंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है फिजिक्स की, ये 8वीं क्लास है। इसके बाद 1-2 क्लासेस और होंगी, मुश्किल से 2-3 क्लासेस होंगी और उसके बाद से हम बायोलॉजी की बात करेंगे। तो फिजिक्स की 8वीं क्लास है, आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है लेग्रांजे सेल में प्रयुक्त कैथोड की छड़ किसकी बनी होती है? व्हाट इज कैथोड रॉड यूज्ड इन लेग्रांजे सेल मेड ऑफ? क्या ये जस्ता की है, कार्बन की है, तांबा की है या लोहे की है? तो याद रखिए कैथोड की बात हो रही है तो लेग्रांजे सेल में कैथोड की यदि बात करेंगे तो कैथोड जो है जस्ते की होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आप यदि चित्र में देखेंगे तो देखिए ये सेल है, ड्राई सेल की बैटरी है। इसमें ये सेल आप अक्सर यूज करते हैं, रेडियो में, टॉर्च में, इनमें सब में यूज होता है। तो देखिए ये जो नेगेटिव है जिसको कैथोड कहेंगे वो जिंक की पूरी ये केस है, ये यहाँ पर लगी होती है। और यदि पूछ ले कि जो है पॉजिटिव यानी जो है किसकी है, एनोड किसका है, तो ये कार्बन की होगी। तो कैथोड जिंक की और एनोड कार्बन की, याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर आता है। मेटल कैप जो है ये यहाँ लगी होती है और इससे ये रॉड जुड़ी होती है कार्बन वाली, तो ये कार्बन वाली रॉड है और इधर ये जिंक केस लगी होती है। यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है बीच में और जो इसको बांधे रखता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड का यहाँ टेस्ट होता है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है सेल का, शुष्क सेल का खास तौर से होता है। तो इसमें जो कैथोड की है वो छड़ जस्ते की होती है। लेग्रांजे सेल, शुष्क सेल व वोल्टी सेल, इनमें प्रयुक्त जो कैथोड की छड़ है वो जस्ते की होती है और शुष्क सेल में जस्ते का बर्तन स्वयं कैथोड होता है। आपने देखा कि उसमें जो बर्तन है वो जस्ते का है, वो वही कैथोड का काम करता है। लेग्रांजे सेल व शुष्क सेल में एनोड है तो जो है कार्बन का प्रयोग होता है। देखिए जस्ते की जो है कैथोड के लिए जस्ते का ही केवल प्रयोग होता है शुष्क सारे इन सेलों में, और एनोड के लिए कार्बन की और तांबे की 2 तरह का प्रयोग होता है, कॉपर और कार्बन। तो वोल्टी सेल में जो है एनोड जो है तांबे का होता है, लेग्रांजे शुष्क सेल में जो है एनोड होता है कार्बन का। तो एनोड कार्बन और तांबे के होते हैं और कैथोड सब में जस्ते की। शुष्क सेल व इलेक्ट्रॉनिक सेल की क्षमता जो है 1.5 वोल्ट की होती है और वोल्टी सेल जो पहले बना था 1.08 वोल्ट इसकी क्षमता थी। तो इस तरह से आपने देखा कि एक प्रश्न के एवज में आपको इतने ढेर सारे उत्तर मिल रहे हैं। और यदि आपको ठीक लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपकी वीडियो काम की वीडियो है, तो इसको लाइक कीजिएगा और समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, घरों में लगे बल्ब प्रत्यावर्ती धारा से प्रकाशित होने पर जलता बुझता रहता है, लेकिन हमें इसका आभास नहीं होता। आपने देखा होगा कि बल्ब जल गया तो लगातार जल रहा है,
तो बल्ब जलने लगता है तो ये लगातार नहीं जलता, प्रत्यावर्ती धारा ये अप डाउन होती है, तो ये जलता बुझता रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? क्या दूरदृष्टि की वजह से, विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से, या दृष्टि निर्बंधन की वजह से? जैसे परसिस्टेंस ऑफ विजन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो दृष्टि निर्बंधन है इसकी वजह से होता है। दृष्टि निर्बंधन या दृष्टि स्थायित्व तो क्या होता है इसको देख लीजिए कि दृष्टि निर्बंधन या दृष्टि स्थायित्व जो है, परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है, ये क्या है? ऐसी घटना होती है जहां आंखें कुछ समय के लिए किसी दृश्य को देखने के बाद भी उस दृश्य की संवेदना को बनाए रखती हैं, भले ही वह दृश्य हटा दिया जाए। यानी बल्ब जला और तुरंत बुझा, सेकेंडों में कई बार, एक सेकेंड में कई बार जल बुझ रहा है। तो जब जला तो जो आँखों में उसका दृश्य बना, तो एक बार आँख में यदि बन गया तो उसको हटने में टाइम लगता है, तब से वो दूसरी बार जल जाता है। तो इतना कम टाइम में जलता बुझता है कि आँखों को अनुभव ही नहीं हो पाता इस दृष्टि निर्बंधन यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण। तो यदि यह एक गति का भ्रम है जो 1.16 सेकेंड तक रहता है। अब आप समझिए, यानी सेकंड के 16वें भाग तक ही रहता तब से, और तब से फिर जो है इसने में कई बार जल बुझ जाता है तो पता नहीं चलता। अब बल्ब में, टेलीविज़न में यही स्थिति है, बार बार चित्र आते जाते रहते हैं लेकिन लगता है कि चित्र लगातार चल रहे हैं, जिसको चलचित्र कहा जाता है इसीलिए। नेक्स्ट है, तीसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन का तंतु लगाए जाने का क्या कारण है? क्या कारण है टंगस्टन का? क्या द रीजन फॉर प्लेसिंग टंगस्टन फिलामेंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज? टंगस्टन का क्या होता है? इसका कारण, टंगस्टन को लगाया जाने का, टंगस्टन का क्या उच्च गलनांक होता है, निम्न गलनांक, उच्च क्वथनांक, निम्न क्वथनांक? देखिए उच्च गलनांक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये जो तंतु है ये हाई मेल्टिंग पॉइंट का होगा, नहीं तो ये तुरंत पिघल जाएगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का है इसलिए पिघलता नहीं है। तो उच्च गलनांक की वजह से इसको लगाया जाता है। किसको? टंगस्टन के तार को। और इसकी दूसरी खास बात यह है कि जैसे ही प्रतिरोध से टकराता है तैसे जलने लगता है, तो लाल हो जाता है यानी जलने लगता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो उच्च गलनांक के कारण होता है। टंगस्टन का गलनांक काफ़ी उच्च होता है, 3500 डिग्री, 3500 डिग्री सेल्सियस इसका लगभग गलनांक होता है। बल्ब के अंदर भरी गैस नाइट्रोजन या आर्गन होती है टंगस्टन का ऑक्सीकरण रोकने हेतु। तो एक चीज़ तो ये समझिए कि बल्ब के अंदर जो भरी गैस है नाइट्रोजन या आर्गन गैस है, पहली बात। और दूसरा ये है कि ये भरी क्यों जाती है, कारण पूछ लेता है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो याद रखिएगा टंगस्टन का ऑक्सीकरण रोकने के लिए ये गैस भरी जाती है, आर्गन या नाइट्रोजन गैस। हैलोजन लाइट का तंतु जो है टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु से बना होता है, तो याद रखिएगा यहाँ बल्ब में टंगस्टन होता है लेकिन हैलोजन की जो लाइट होती है टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु, इसीलिए इसे सोडियम भी कहा जाता है। टंगस्टन को कई बार लोग आपने देखा होगा, इलेक्ट्रीशियन कहता है। सोडियम का उपयोग जो है पीला प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक ब्लैकेनिंग की घटना होती है, इसमें आपने कई बार देखा होगा कि जो बल्ब है उसकी दीवारें काली हो जाती हैं किसी कारणवश, उच्च ताप पर टंगस्टन का वाष्पीकृत होकर बल्ब की दीवारों को काला कर देना। तो बल्ब है उसकी आपने देखा होगा बल्ब काला हो जाता है, ये टंगस्टन वाष्पीकृत हो जाता है, ये इस तरह से ये पूरा कालापन आ जाता है, तो ये वाष्पीकरण हो जाता है टंगस्टन का इस वजह से। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, टंगस्टन धातु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने तो बल्ब की थी, टनबर्न बर्गमैन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अगेन। तो टनबर्न जो है बर्गमैन ने खोज की थी टंगस्टन की, जो कि बल्ब में लगा होता है। अब बल्ब की आप जानते हैं आइजैक न्यूटन ने, बल्ब की थॉमस अल्वा एडिसन ने। बल्ब में जो है टंगस्टन का तंतु होता है। देखिए हीटर ब्लोवर इमर्सन रॉड इन नाइक्रोम, ये नाइक्रोम लगा होता है, याद रखिएगा प्रश्न आया हुआ है। तो टंगस्टन बल्ब में और हीटर ब्लोवर इत्यादि में ये नाइक्रोम लगा होता है। नाइक्रोम होती जो नाइक्रोम यानी निकिल और क्रोमियम मिला के नाइक्रोम की मिश्र धातु बनी होती है, याद रखिएगा पूछ सकता है ये। हैलोजन लाइट जो है ये टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु की बनी होती है। एलईडी गैलियम आर्सेनाइड होता है इसमें, और CFL व ट्यूबलाइट में जो है फास्फोरस व मरकरी होता है इसके अंदर। तो ये याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये परीक्षा में आने योग्य है। पांचवा प्रश्न है,
विद्युत आवेश संबंधी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हु डिड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, डॉक्टर गिलबर्ट ने, थेल्स ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। थेल्स ने विद्युत आवेश का प्रयोग किया, सबसे पहले इसी के आविष्कारक माने जाते हैं, यही थेल्स विद्युत आवेश के। तो यूनान के एक दार्शनिक थे, लगभग 600 BC में, बहुत पहले इन्होंने इसका प्रयोग किया था। डॉक्टर गिलबर्ट की बात करें तो अंबर व बिल्ली की खाल की तरह अन्य बहुत सी वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आकर्षण पैदा हो जाता है। डॉक्टर गिलबर्ट ने ये बात बताई। अभी आपने देखा कि जैसे कंघी को सूखे बालों से रगड़ें और कागज़ के टुकड़े रख दें, तो अब जैसे ये कंघी है, अब इसको यदि बालों में रगड़ के नीचे इसे कागज़ के टुकड़े रखें तो ऊपर खींचने लगती है। ये ऐसा आपने देखा होगा। कई बार आपने देखा होगा कंबल है, उसमें ऐसे जब आप हाथ रगड़ते हैं तो ऐसे चिटचिटाहट की आवाज़ आती है और जो है लाइट दिखती है चिटचिटाहट की आवाज़ के साथ। तो यही चीज़ें हैं, इन्होंने डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का सर्वप्रथम प्रयोग कैसे किया जाता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, देखिए जब ये पूछे तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन करेंगे, लेकिन यदि केवल आवेश की बात करेंगे तो उसका आविष्कारक थे थेल्स। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न है, विद्युत आवेशन की क्रिया में किसका स्थानांतरण होता है? व्हाट गेट ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जिंग? तो ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, चार्जिंग में इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन से इसको इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन ही आगे पीछे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, तो पूछे किस आवेश का ट्रांसफ़र होता है, बताएंगे ऋण आवेश का होता है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर आवेश समान होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और प्रोटॉन में प्लस होता है। धातुओं में चालन की क्रिया के वाहक हैं क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो गति है उसी के द्वारा धातुओं में चालन होता है। आवेश की जानकारी हेतु जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसको विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। आवेश का मतलब कूलाम है और राशि इसकी अदिश है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ये भी सही बात है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में, ये भी सही है। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में और धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में, यानी धनात्मक आवेश का प्रवाह जिधर जा रहा है, ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगेन ऑप्शन नंबर डी सही है, ये तीनों सही है। 8वां प्रश्न है, शुष्क स्थिति में मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण का मान होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन द ड्राई कंडीशन। देखिए जब शुष्क स्थिति है, शरीर गीला नहीं है, तो इस स्थिति में विद्युत प्रतिरोध कितना होगा मानव शरीर का? तो देखिए ये होगा शुष्क स्थिति में 10⁶ ओम, 10⁶ ओम होगा शुष्क स्थिति में। और यदि ये पूछ ले कि वेट स्थिति, गीली स्थिति है, तो 10⁻² हो जाएगा, लेकिन यहाँ शुष्क पूछा है तो यहाँ 10⁻6 ओम होगा मानव शरीर का प्रतिरोध। और नम स्थिति में मानव शरीर का प्रतिरोध 10⁻² होगा, 10⁻² यानी 10² ओम। घरों में सप्लाई की जाने वाली अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है, इसका सामान्य वोल्टेज 220 होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। घरों की सप्लाई का उच्च वोल्टेज जो है ±311 वोल्ट होता है और आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। अब देखिए डीसी करंट की अपेक्षा एसी करंट अधिक खतरनाक होती है। क्यों? एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि 220 वोल्ट की एसी का वास्तविक मान होता है ±311 वोल्ट, लेकिन 220 वोल्ट की डीसी का मान होता है ±220 वोल्ट। तो डीसी में 220 वोल्ट ही होगा, लेकिन एसी में 311 वोल्ट तक होता है, और इसीलिए जो है इसका करंट ज़्यादा वोल्ट है तो ज़्यादा झटका मारेगी, इसीलिए जो है एसी ज़्यादा खतरनाक है डीसी से। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है, यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह एक ही दिशा में हो तो वह धारा होगी, एक ही दिशा में हो यानी डायरेक्ट हो जाएगी, दृष्ट धारा जैसे एक ही दिशा में हो तो डायरेक्ट, और जो है
प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग करंट हो वो अलग अलग दिशा में होगी, और सीधी होगी तो जिसको डायरेक्ट करंट कहेंगे। सीधी दिशा रहे तुरंत डायरेक्ट करंट हो जाएगी, जैसे बैटरी में होती है, तो बैटरी में डायरेक्ट करंट होगी। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद विद्युत प्रवाह की दिशा बदलती रहती है। AC से DC में कन्वर्ट करने वाला जो है यंत्र इन्वर्टर है। यही इन्वर्टर का कार्य है कि वह क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करता है। भारत में उत्पादित AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अभी पहले आया भी था यह पॉइंट। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक और ऋणात्मक मान का एक संपूर्ण सेट जो है वो कहलाता क्या है, आवृत्ति। जैसे प्रत्यावर्ती धारा एक बार पूरा इसने कर लिया, प्लस और माइनस, अप डाउन, तो उसको क्या कहेंगे, एक आवृत्ति। और ये आवृत्ति होती है, भारत में जो अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है लैपटॉपों में LCD स्क्रीन का क्या अर्थ है। LCD तो देखिए LCD, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम वैसे वैसे जो है ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन होता इसका ये है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो LCD है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और आमतौर से मोबाइल, TV, कंप्यूटर इत्यादि में इसी का प्रयोग होता है। अब तो और आगे अच्छे जो है LED वाले आ गए हैं। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, यह कौन सी राशि है। अच्छा, परिमाण और दिशा दोनों हो तो क्या होगी, होनी चाहिए सदिश। सही है, परिमाण और दिशा दोनों हैं तो ये होनी क्या चाहिए, सदिश। लेकिन ये अदिश होगी, कारण ये है कि यह जो है जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है, ये अदिश होगी। विद्युत वाहक बल बराबर होता है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। नेक्स्ट 12वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के विभव का मान कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ पोटेंशियल। देखिए, अर्थ पोटेंशियल का मान हमेशा 0 होता है। कारण क्या है, पृथ्वी से आवेश लेने या देने में उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों बराबर रहता है, जितना आता है उतना चला जाता है। विभव क्या है, वोल्टेज आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारक होता है विभव। नेक्स्ट है विद्युत सेल में प्रयुक्त धन आवेशित क्षण को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द प्लस चार्ज पार्टिकल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सेल कार्ड। तो देखिए, धन आवेशित को एनोड कहा जाएगा और ऋण आवेशित कहा जाए तो इसको कैथोड। तो धन पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एनोड। धन आवेशित क्या है, एनोड है, ऋण आवेश कैथोड है, और दोनों क्षणों को इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। दोनों सम्मिलित मिला के यदि कहा जाए तो इलेक्ट्रोड होगा। विद्युत सेल के 2 प्रकार हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक, आगे आप देखेंगे। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। आधे से ज़्यादा हो गया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है। शुष्क सेल तो प्राथमिक ही है, लेक्लांशिया सेल है, डैनियल सेल, तीनों नहीं, तीनों ही है, उदाहरण नहीं है। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ मान लीजिए बैटरी लिखा होगा, आपको ऑप्शन ऐसी इस तरह से मिलेगा, बैटरी उसमें ऑप्शन होगा, तो बैटरी याद रखिएगा कि प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है बैटरी। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों प्राथमिक हैं, राइट। तो मोबाइल की बैटरी, देखिए ये उत्तर सही लिखा है, मोबाइल बैटरी। प्राथमिक सेल क्या है, शुष्क सेल, लेक्लांशिया सेल, डैनियल सेल, मरकरी सेल, वोल्टी सेल, ये प्राथमिक है। और द्वितीयक में मोबाइल की बैटरी, चार्जर लाइट, इन्वर्टर बैटरी। अब इसमें अंतर इसमें क्या है, देखिए, जो सेल चार्जेबल हैं, जो सेल चार्जेबल हैं वो हैं बैटरी, द्वितीयक सेल, और जो चार्ज नहीं हो सकते वो प्राथमिक। अब ये देखिए, शुष्क सेल, लेक्लांशिया सेल, ये जो सेल आप यूज करते हैं, जो घड़ियों में यूज करते हैं, ये वाला सेल, तो ये आप चार्ज कर सकते हैं नहीं, घड़ी का सेल ख़त्म हुआ, फेंक के दूसरा सेल ले लेते हैं। तो जो चार्जेबल है, चार्ज हो सकता है, द्वितीयक है, और जो चार्ज नहीं हो सकता वो प्राथमिक है, ये याद रखिएगा। तो ये लेक्लांशिया सेल, शुष्क सेल, ये सारे प्राथमिक होते हैं। 15वां प्रश्न है,
15वां प्रश्न है रेडियो, ट्रांजिस्टर, टॉर्च आदि में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? ये शुष्क सेल है, याद रखिए। देखिए लेक्लांशे सेल, शुष्क सेल, डैनियल सेल, ये लगभग एक ही तरह के होते हैं, लेकिन जब शुष्क सेल लिखा है तो सब ये सारे शुष्क सेल के अंतर्गत ही आते हैं, डैनियल सेल ये सारे। तो शुष्क सेल चूंकि लिखा हुआ है इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कि ये सारे शुष्क सेल के जो है अंतर्गत आते हैं। टेलीफोन विद्युत घंटी में प्रयुक्त सेल है, लेक्लांशे है। शीशा संचायक सेल में घोल के रूप में जो प्रयुक्त अम्ल होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है शीशा संचायक सेल में। और शीशा संचायक सेल में विद्युत ऊर्जा संरक्षित होती है, वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में इसका संरक्षण होता है शीशा संचायक सेल में। ये प्रश्न दोनों आए हुए हैं, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है कि जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होगा? ये जो बल्ब है इसमें ये जो लगा होता है ना, ये तार टंगस्टन वाला, तो ये टंगस्टन वाले तार को तंतु कहा जाएगा। तो ये जो है फिलामेंट है, ये इसका टेम्परेचर जलता हुआ बल्ब का कितना होगा? तो ये लगभग होता है 1500 से 2500, 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये याद रखिएगा जलते हुए। साधारण बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में परिवर्तित भाग 5 से 10% होता है। जो साधारण बल्ब है वो और विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में जो परिवर्तित कर पाता है, कन्वर्ट कर पाता है, वो 5 से 10% ही भाग होता है। और विद्युत बल्ब से वायु निकाल दिया जाता है, इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस भर दिया जाता है। क्यों? तंतु को वाष्पीकृत होने से बचाने के लिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो वाष्पीकृत हो जाएगा, तंतु जो है गल जाएगा। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है, LED बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? अब देखिए ये जो बल्ब है साधारण बल्ब, इसमें तो आपने आर्गन नाइट्रोजन भरा। LED में कौन सा होगा? तो याद रखिएगा LED में ऑप्शन नंबर डी सही है, कोई भी गैस भरी नहीं होती LED में कोई गैस नहीं होती। क्या कारण है? इस बल्ब में छोटी छोटी लाइट जो है एमिटिंग डायोड्स के क्लस्टर के रूप में होती हैं और इसीलिए इसमें कोई गैस भरने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न है। 18वां नंबर प्रश्न है विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलकर कहाँ समाप्त होती हैं? तो देखिए विद्युत बल रेखाएं जो है धन से ऋण आवेश की ओर जाती हैं, तो धन से शुरू होंगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धनावेश व ऋणावेश दोनों से निकलकर दोनों पर समाप्त होती हैं। नहीं, पहला है धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट द नेगेटिव। धनावेश से ऋणावेश की ओर, ये ध्यान रखिएगा। जिस बिंदु पर कोई आवेश किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करता उदासीन बिंदु होता है। दो समान लेकिन विपरीत दिशा में बल लगे होते हैं, प्लस और माइनस, तो वो बिंदु है वो उदासीन बिंदु होता है कि दोनों तरफ से समान बल लगे होते हैं, ये है उदासीन बिंदु। 19 नंबर है धारामापी जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, यंत्र का मापन करता है। तो गैल्वेनोमीटर किसका जो है यंत्र है, ये क्या मापन करता है? तो आप बताएंगे ये विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मापन करता है। देखा होगा आपने ये गैल्वेनोमीटर अक्सर जो है इलेक्ट्रिशियंस रखते हैं, इसमें कोई तार जोड़ेंगे और उसके बाद तुरंत ये अपने आप इधर उधर भागना शुरू कर देगा कांटा। तो ये है गैल्वेनोमीटर, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यह यंत्र है। बहुलमापी है मल्टीमीटर, ये विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज तीनों को बताता है। तो बहुलमापी यानी मल्टीमीटर कहें तो ये तीनों को बताएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, इसके बाद 5 और बचेंगे, 5 प्रश्न और बचेंगे। 20वां प्रश्न है स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई का पक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो स्वतंत्र यदि लटकती हुई चुंबकीय सुई है तो भौगोलिक अक्ष से जो है वो 11.5 डिग्री का कोण बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये चुंबकीय क्षणों के ध्रुवों के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ ले जाएं, कोई चुंबकीय क्षण है और उसके ध्रुवों के पास एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ ले जाएं तो क्षणों का व्यवहार ध्रुवों के द्वारा प्रतिकर्षित होगा। तो क्या हो जाएगा? ये जो है प्रतिकर्षित होगा, ये इधर भागेगी और वो इधर भागेगा, आकर्षित नहीं होगा। एक चुंबक को लटकाने पर वह किधर रुकेगा? उत्तर दक्षिण आप ये जानते हैं, आसान जो है प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, 21वां प्रश्न है
और वो ये है, समान ताप तथा दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। देखिए, समान ताप, समान दाब और गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान, तीनों समान है। तो ये कौन सा है? अवोगाद्रो का नियम है, ये याद रखिए। इसमें धारिता, आवेश और विभव, इनके बीच का यदि संबंध कभी पूछ ले तो Q इक्वल टू CV। Q क्या है? आवेश है, कूलम। धारिता है C और विभवांतर V है। तो Q इक्वल टू CV है, ये तीनों के बीच का संबंध है। इस सूत्र को याद रखिएगा। कई बार यदि न्यूमेरिकल प्रश्न भी आ जाए तो जिससे आप कर सकें, जैसे C और V, Q दिया है तो V निकाल लेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट है 22वां नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है? गैल्वेनोमीटर को इन विच सीक्वेंस इज गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो क्या होगा? देखिए, इसमें श्रेणी क्रम और उच्च प्रतिरोध ये दोनों होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस विद सीरीज, इन सीरीज, ये होगा। तो उच्च प्रतिरोध और श्रेणी क्रम, ये याद रखिएगा। तो गैल्वेनोमीटर का अमीटर में परिवर्तन करेंगे तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाकर करेंगे। अब वोल्टमीटर में क्या था? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। और अमीटर में करेंगे तो क्या है? याद रखिएगा, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वोल्टमीटर, और इसको अमीटर में बदलेंगे तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, दोनों का उल्टा होगा। धातु के चालक का प्रतिरोध है तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यह प्रश्न आया हुआ है, याद रखिए। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता कौन सा? दाब। ताप तो प्रभावित करता है, दाब नहीं करता, याद रखिए। 23वां प्रश्न है, इसके बाद 2 प्रश्न और है। किस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं? तो एट व्हाट टेम्परेचर डू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये बिकम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? अभी आगे देखिएगा ये दोनों क्या चीज़ होते हैं। पहले आप याद रखिए, क्यूरी ताप है, क्यूरी टेम्परेचर पे ये जो है, जो लौह चुंबकीय है अनुचुंबकीय हो जाता है। अब ये क्या है? देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक क्या है? जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये प्रबल चुंबकित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। अनुचुंबकीय क्या है? पैरामैग्नेटिक। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में मामूली थोड़े थोड़े चुंबकित होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन आदि। प्रतिचुंबकीय क्या है? डायामैग्नेटिक। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रूप से अर्थात विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा, शीशा, जल, हवा, ये विपरीत दिशा में चुंबकित होंगे। थोड़े चुंबकित होंगे तो पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। खूब चुंबकित होंगे तो लौह चुंबकित, और विपरीत दिशा में प्रतिचुंबकित। ये तीनों को याद रखें। 24वां नंबर प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और आएगा। यदि किसी तार का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान होगा। तार का व्यास आधा करेंगे तो प्रवाहित धारा आधा का आधा यानी क्या हो जाएगा? 1/4। 1/2 में 1/2 कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये समान वोल्टेज पर यदि सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाएगा तो सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा का मान आधा हो जाएगा। वोल्टेज समान वोल्टेज सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना तो विद्युत धारा आधा हो जाएगी। आप जानते हैं विद्युत धारा और प्रतिरोध में उल्टा संबंध है। प्रतिरोध यानी अवरोध, यानी प्रतिरोध ज़्यादा तो वो उसका आधा, इस तरह से। एन फेरों वाली किसी कुंडली से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? एकल फेरों वाली कुंडली से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी में एन का गुणा हो जाएगा। जितने फेरे उतने गुणा कर देंगे, ये याद रखिएगा। तो एन फेरे, जैसे 5 फेरे हैं तो एकल फेरों की जो कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसमें 5 का गुणा करेंगे, तो एन फेरे हैं तो एन का गुणा हो जाएगा। ये है। अंतिम प्रश्न है, विद्युत पवन किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक विंड कॉल्ड? साधारण वायु, बिजली के पंखे की हवा, वर्षा के समय वायु, आवेश के विसर्जन के समय उत्पन्न संवहन धारा। यस, ऑप्शन नंबर डी सही है। जो आवेश के विसर्जन के समय उत्पन्न जो संवहन धारा है वही है क्या? विद्युत पवन यानी इलेक्ट्रिक विंड। ये क्या है? विद्युत पवन जो है ये वायु कणों द्वारा
किसी आवेशित पदार्थ की सतह से आवेश के विसर्जन के समय उत्पन्न संवहन धारा है, ये है विद्युत पवन। संवहन धारा क्या है? ये संवहन विसर्जन जो है वो है वायु कणों द्वारा किसी आवेशित पदार्थ की सतह से आवेश को बाहर ले जाने की प्रक्रिया है। तो सतह से आवेश को बाहर ले जाने की प्रक्रिया जो है विसर्जन, और इसी प्रक्रिया में जो है विसर्जन के समय जो धारा उत्पन्न होती है उसे संवहन धारा कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 25 प्रश्न हैं और इसके एवज में आपको 150 से 200 प्रश्नों के उत्तर तो पक्का आपको मिल ही गए हैं। यानी 150 से 200 प्रश्न के उत्तर आप देख पाए हैं। बिल्कुल इनको ध्यान से देखते रहिए और ये आपके काम के प्रश्न होंगे और निश्चित है आपकी परीक्षा में आपकी सफलता में बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। इसलिए वीडियोस को ध्यान से देखिए। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप लाइन से पूरा वीडियोस देखते जाइए। इसके बाद 1-2 वीडियोस और फिजिक्स की बचेंगी, उसके बाद आपको बायो की क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि बायो का पोर्शन भी ज़्यादा है, प्रश्न भी उससे ज़्यादा आते हैं। तो इसके बाद बायो और अंत में केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी, इसलिए बहुत ध्यान से इसे देखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।